अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर की तरफ से एक बार फिर सीरियस शिकायतें सामने आ रही है, जहां हैदराबाद के दिलसुख नगर एरिया में मौजूद ओला इलेक्ट्रिक का नया सर्विस सेंटर कस्टमर्स के लिए एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। स्नेहापुरी कॉलोनी में मौजूद इस सर्विस सेंटर को लेकर स्कूटर मालिकों का कहना है कि यह सेंटर सिर्फ नाम का सर्विस सेंटर रह गया है, जबकि हकीकत में यहां किसी भी किस्म की ठीक सर्विस मिलना मुश्किल हो चुका है। कई कस्टमर्स का कहना है कि पिछले 2 महीनों से सर्विस सेंटर की हालत इंतहाई खराब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्विस सेंटर के मैनेजर ने लगातार कंप्लेंट्स और प्रेशर के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद से यहां का निज़ाम बिल्कुल ही बिगड़ गया। कस्टमर्स का कहना है कि उनके स्कूटर्स दिन और कई केसेस में तो हफ्तों तक सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है, लेकिन ना तो उन पर काम होता है और ना ही कोई सही जवाब दिया जाता है। स्कूटर्स ओनर्स का यह भी कहना है कि उनकी गाड़ियों के फॉल्ट्स ठीक तरीके से चेक नहीं किए जा रहे। प्रॉब्लम को ना तो सही तरह समझा जा रहा है और ना ही उनका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जा रहा। सर्विस सेंटर में ट्रेन और एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस की सख्त कमी बताई जा रही है, जिसकी वजह से एडवांस टेक्निकल प्रॉब्लम को हैंडल करना स्टाफ के बस से बाहर लग रहा। कस्टमर का इल्जाम है कि सर्विस सेंटर को ज्यादातर जूनियर स्टाफ चला रहे हैं, जिनके पास ना तो टेक्निकल एक्सपीरियंस है और ना ही ओला इलेक्ट्रिक जैसे एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को रिपेयर करने की ट्रेनिंग। इसी वजह से सर्विस सेंटर के बाहर और अंदर स्कूटर्स की लंबी लाइन लग चुकी है और ओनर्स को सिर्फ इंतजार के सिवा कुछ और नसीब नहीं हो रहा। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक कस्टमर ने कहा कि जब स्कूटर खरीदने का वक्त होता है तब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फीचर्स डिटेल्स में समझाते हैं और सर्विस का भरोसा देते हैं, लेकिन जैसे स्कूटर बिक जाता है कंपनी और सर्विस सेंटर दोनों की तरफ से रिस्पांस मिलना बंद हो जाता है। इस पूर्ण सर्विस का सीधा असर कस्टमर की रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ रहा है। कई लोग अपने स्कूटर्स पर ऑफिस जाते हैं, किसी का रोजगार उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर ओला स्कूटर्स खरीदने वाले लोग स्विगी, जोमेटो, जेप्टो जैसी कंपनीज के अंदर काम करते हैं और कई फैमिलीज के लिए यही सवारी का जरिया भी है। गाड़ी खराब होने और सर्विस ना मिलने की वजह से लोगों को मेंटल टेंशन, फाइनेंशियल लॉस और डेली रूटीन में डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कस्टमर्स ने इस पूरे मामले को जहनी परेशानी और हरासमेंट से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद ना तो सर्विस सेंटर और ना ही कंपनी की तरफ से कोई सीरियस एक्शन लिया जा रहा। फोन कॉल्स का जवाब नहीं मिलता और सर्विस सेंटर जाने पर सिर्फ डेट्स पर डेट्स मिल जाती है। दिलसुख नगर एरिया में ओला इलेक्ट्रिक पर लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डिलेड रिपेयर, पुअर कम्युनिकेशन और कमजोर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कंपनी की इमेज पर भी सवाल उठ रहा है। दूसरे स्टेट से भी काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं जहां पर भी यही हाल है। कस्टमर्स अब सीधा कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से इंटरवेंशन की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर्विस सेंटर में ट्रेंड स्टाफ, प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम तुरंत शुरू किया जाए। कस्टमर्स ने यह भी वार्निंग दी है कि अगर जल्द से जल्द इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो वो कंज्यूमर कोर्ट और रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस पूरे मामले ने ओला इलेक्ट्रिक की आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर केयर कमिटमेंट पर सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। हैदराबाद से ये रिपोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में सामने आ रही है, जहां कस्टमर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ओला इलेक्ट्रिक अपने वादों पर खड़ी उतरेगी या फिर कस्टमर को इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जब इलेक्ट्रिक के गाड़ियां मार्केट के अंदर आए तो काफी लोग यही सोचे कि पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसीलिए अगर से इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लिए तो चार्जिंग करना है, बस निकल जाना है घर से, एक बार चार्जिंग कर लेना है, बस 100 किलोमीटर या नहीं तो 200 किलोमीटर तक जाके आ सकते हैं। कुछ गाड़ियां तो और भी ज्यादा बता रही थी, तो काफी लोगों ने यही सोचा है कि इसको स्विच कर देते हैं। मैं खुद भी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर स्विच करने की सोच रहा था, लेकिन जब मेरी गाड़ी खराब हुई, सर्विस के लिए गया तो मैकेनिक ने मुझे एक एडवाइस जरूर दिया। देखो भाई, आपको पेट्रोल का टेंशन तो खत्म हो जाता, पेट्रोल भी महंगा है लेकिन गाड़ी भी बहुत महंगी है। ये भी सोचो कि गाड़ी 1 लाख से ज्यादा की प्राइस की है। अगर गाड़ी खराब हो जाती यानी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता तो आपको लोकल मैकेनिक ठीक नहीं कर सकते। वहीं पेट्रोल की गाड़ी खराब होती है तो गली गली में मैकेनिक मिल जाता, लेकिन ये गाड़ियों को सर्विस सेंटर पर ही ले जाना पड़ता और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी के सामान भी मिलना मुश्किल रहता। अगर मिल भी गए तो कई हजारों के रहते। बाद में मैं यही सोचा कि 2-3 साल देखेंगे कैसा रिस्पांस रहता पब्लिक का और गाड़ी का क्या हाल रहता, उसके बाद खरीदेंगे। लेकिन हाल आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। सर्विस सेंटरों का क्या हाल है, सर्विस सेंटरों के अंदर गाड़ी के क्या हालात हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अब जिसकी गाड़ी अच्छी चल रही है वो खुशकिस्मत है भाई। अच्छी बात है कि आपको सर्विस सेंटरों के चक्कर नहीं काटना पड़ रहा, लेकिन जो लोग परेशान है वो लोगों का सर में दर्द शुरू हो गया। देखिए, दूसरे मुल्कों के अंदर अगर कोई चीज लॉन्च होती है, फॉर एग्जांपल वहां पर इलेक्ट्रिक के स्कूटर लॉन्च होते हैं तो सबसे पहले चार्जिंग के स्टेशन आते हैं, फिर वहां पर मुल्क भर में सर्विस सेंटर को खोला जाता है, हर तरफ सर्विस मिलना शुरू होती है, फिर उसके बाद गाड़ी जो है पब्लिक में आ जाती है, यानी सड़क के ऊपर गाड़ी को परमिशन मिल जाती है। लेकिन अपने यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी सड़क पे आती, फिर उसके बाद चार्जिंग के स्टेशन आते, फिर उसके बाद मैकेनिक का सर्विस सेंटर आते। उल्टा है समझो पूरा यहाँ पर।
भाई अगर आपके पास 5,000 रुपये कैश है तो मेरे को दे दो, मैं आपको यूपीआई कर देता हूँ। ऐसी बोल के कई लोगों को एक शख्स ने चूना लगा दिया और वहां पर से फरार हो गया फेक स्क्रीनशॉट दिखा के। मामला क्या है थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप ऐसे स्कैम का शिकार नहीं होना। बल्कि एबिट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक स्टॉल ओनर के साथ धोखाधड़ी का वाकया सामने आया। एक शख्स जिसका नाम समीर बताया जा रहा है स्टॉल पर आया और कुछ सामान लेने के बाद यूपीआई के जरिए 5,000 रुपये करने का बहाना बनाया। कुछ जगह पर इसने कैश भी मांगा। इसने मोबाइल पर पेमेंट होने का फेक स्क्रीनशॉट दिखाया और कहा कि पैसे ट्रांसफर हो गए। स्टॉल ओनर ने बिना अकाउंट चेक किए उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसे कैश और सामान दे दिया। इसके बाद वो शख्स वहां से फरार हो गया। जब काफी देर तक स्टॉल ओनर के अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं हुए तब उसे शक हुआ। अकाउंट चेक करने पर पता चला कि कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। इसके बाद स्टॉल ओनर ने तुरंत एबिट पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और इस आदमी की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक ये लड़का सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हैदराबाद के कई इलाकों में इसी तरह का धोखाधड़ी का मामला कर चुका है। ये वाकया हम सबके लिए एक बड़ी वार्निंग है। आजकल शहर में यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। लोग फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर मासूम दुकानदारों और स्टॉल ओनर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसीलिए तमाम पब्लिक से गुजारिश है कि जब तक आपके बैंक अकाउंट या यूपीआई में पैसे क्लियरली रिसीव नहीं हो जाए तब तक किसी को भी कैश या सामान या सर्विस बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मेरा नाम अर्शद है भाई, मैं हैबिट्स में रहने वाला हूँ। भाई मेरे साथ ये है, जो बंदा है ना उन्होंने मेरे साथ है ना फ्रॉड करके चल गया। क्या 5,000 भाई हैंड कैश दो मेरे को, ऑनलाइन में डाल दो बोल के बोले। इसके बाद है ना फेक स्कैनर दिखा के चल गए। मैं है ना ऐसा चेक कर रहा हूँ, डाले के गाड़ी निकल गए। तो इंस्टा पे इनकी वीडियो वायरल चल रही थी। मैं देख के सेम एज इट इज इनोज है ये आइडेंटिफाइड, पहले चेक कर लिया मैं, अच्छा है दो है नहीं है बोल के। इसके बाद मैं है ना कुछ एक्शन कर रहा हूँ। अभी हैबिट्स पीएस को आया हूँ कंप्लेंट देने के बाद सेम की। अब मैं जा रहा हूँ हैबिट्स पीएस। तो इसके अलावा एक और मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जवान लड़के लड़कियां घरों से भागकर शादी कर लेना ही अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो माँ बाप कई साल तक इन्हें पालते हैं, इन्हें पढ़ाते हैं, इन्हें बड़े करते हैं, जिसके बाद ये लड़का लड़की खुद अपने माँ बाप को दुश्मन समझने लगते हैं। कुछ जगहों पर तो लड़का लड़की पुलिस में यह तक कंप्लेन करा देते हैं कि हमें अपने माँ बाप से खतरा है। अभी आप जिस लड़की को देख रहे हो ये लड़की इस लड़के के साथ भाग गई है और इस लड़के के साथ लड़की ने शादी भी कर लिया है, लेकिन अपने बाप से खतरा बता रही है। आइए सुनते हैं इनका ये वीडियो। मेरा नाम सादिका है, मैं ग्राम बगन्ना की रहने वाली हूँ, थाना आयतनगर, जिला संभल। और मैं अपनी मर्जी से 3 तारीख दिन शनिवार सुबह 7 बजे मैं अपनी मर्जी से खुद निकली थी। मैंने खुद फ़हीम को नहीं कॉल करा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, आपको मेरी जान को बहुत खतरा है। इसीलिए हम दोनों 3 तारीख दिन शनिवार 7 बजे निकल गए और मैं खुद अपनी मर्जी से निकली हूँ। और जब ये जेल चले गए थे 6 महीने पहले, जब मैं नाबालिग थी, अब मैं बालिग हूँ। अब अपनी मर्जी का फैसला मैं खुद ले सकती हूँ, मैं बालिग हूँ। और जब 6 महीने के बाद फिर ये जेल से आए तो मेरी माँ ने फिर से दोबारा कांटेक्ट इन्हीं से कराया कि तू इनसे ही बात कर, अब इनके साथ फिर से जा तू। तो उन्होंने मेरी माँ की बहुत सपोर्ट रही है इसमें। और मेरी माँ ने ही 6 महीने के बाद फिर से स्टार्टिंग से मेरी बात कराई। और भाग गए तो भाग गए, लेकिन अम्मा की फील्डिंग सेट करके भाग गई। ये लड़की का कहना है कि 6 महीने पहले जब ये लड़का जेल गया था तो ये लड़की उस वक्त नाबालिग थी, इसीलिए लड़का जेल से बाहर निकलने का इंतजार किया। जैसे ही लड़का 6 महीने के बाद बाहर निकला जेल से, लड़की 18 साल की हो गई। वाह भाई, पूरा फिल्म का सीन चल रहा। अब लड़की की माँ बोली करती, बेटा तो यही लड़के से बात कर, यही लड़के के साथ भाग जा। लड़की माँ की बात सुन के लड़के के साथ भाग गई। आपको बता दूं कि दोनों भी मुसलमान है, लेकिन बाप ये शादी के खिलाफ थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा बाप एफआईआर देता कर रहा है फ़हीम के रिश्तेदारों की, फ़हीम के घर वालों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी गलती मेरी और मेरी माँ की है। मैं खुद अपनी मर्जी से निकली हूँ। तो देखो भाई, मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो भी लड़का हो या लड़की हो, अगर अपने माँ बाप का दिल दुखा के किसी के साथ भाग के शादी कर ले रहे तो 1 साल या 2 साल तक खुशी रहती होंगी। बाद में जो परेशानी आते हैं उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं रहता आपको फैमिली का। ये टॉपिक पे थोड़ा दूसरा वीडियो बनाना पड़ता, तो इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं। उनमें से कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वालों को इसका बदला दे, और दूसरा कहता है, बखील कंजूस को तबाह कर दे। बुखारी 1442। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।